हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमने क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो ख़त्म कर दी है पिछले दिन लेक्चर में। आज ये चौथे लेक्चर में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला है, ठीक है। इसमें 5 चैप्टर होंगे। इसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली था वो हमारा बेसिक्स बनाता था क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, और इस चैप्टर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इस बुक में पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट नाम तो सुनते हैं ना, तो इस चैप्टर में हम उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट आजकल, हाँ मतलब आजकल ही नहीं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़ में भी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था। तो डेवलपमेंट क्या है ये समझना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सोचते तो है कि डेवलपमेंट मतलब क्या होना चाहिए, कंट्री कैसी दिखनी चाहिए, ये सब लोग सोचते हैं कि कंट्री में ऐसा होना चाहिए, कंट्री में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ तो होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। मतलब हर किसी कोई सोचता है कि मतलब कंट्री में क्या क्या एसेंशियल जो आवश्यक चीज़ें वो होनी चाहिए, क्योंकि सभी का जीवन बेहतर होना चाहिए, जो मतलब लाइफस्टाइल होनी है डेवलप कंट्री में, जो लाइफस्टाइल अच्छी होती है ऐसा कुछ अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए,
ठीक है। कैसे लोगों को रहना चाहिए, डेवलपमेंट होने, जिससे हमारा कंट्री डेवलप्ड हो, ठीक है। समानता होनी चाहिए या नहीं, ऐसे सब हमारे जो आइडियाज़ होते हैं हमारे दिमाग में, वो लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंट के जो हिसाब से, मतलब डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब डेवलपमेंट है, ये कोई एक इजी टास्क नहीं है, इसमें कई डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि जो भी सेक्टर्स होते हैं, जो भी इकोनॉमी होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरी कॉम्प्लेक्स वेब होती है। सब चीज़ें उसमें जुड़ी होती है, पास्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सब कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कार्य है जो डेवलपमेंट हम बोलते हैं वो, ठीक है। अब अलग अलग लोग के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। विकास के प्रति सबका अलग नज़रिया होगा, हर कोई लोग विकास को अलग अलग रूप से देखते हैं, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो उसको लगेगा कि उसको विकास वैसे दिखेगा कि पूरी कंट्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री होनी चाहिए। कोई फार्मर हो तो उसे दिखेगा कि मुझे अच्छी इनकम मिले, तब विकास होगा कंट्री में। कोई शॉपकीपर होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जो भी गवर्नमेंट है उसके शॉप के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, तब विकास होगा, ठीक है। इस तरह से सब लोग अलग अलग लक्ष्य होते हैं सब लोगों के विकास के प्रति, ठीक है। अपनी इच्छा और अपनी स्थिति के अनुसार वो अलग अलग सोचते हैं लोग, ठीक है। अब लोग इन इन चीज़ों का जो मतलब डेवलपमेंट के प्रति वो इन चीज़ों की तलाश करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, अपनी आकांक्षा और इच्छा को पूरा कर सके। ऐसी चीज़ें वो डेवलपमेंट में ढूंढते हैं कि अच्छा ऐसा चीज़ें होना चाहिए कंट्री में, तो कंट्री हमारा डेवलप होगा और हमें भी अच्छी अपनी एस्पायरेशंस फुलफिल होगी, ठीक है। हर इंसान की जो एस्पायरेशंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट सोचता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ, मतलब एग्जांपल देता हूँ कि ये जो लैंडलेस रूरल लेबर है, जो जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, उनके पास ज़मीन नहीं होती, वो खेतों में काम करते हैं, या कोई दूसरा छोटा मोटा कार्य करते हैं जो, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, अच्छा जो डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जो उनके लिए अच्छे अच्छे उनको अच्छा वेज मिले, ज़्यादा दिनों तक काम करने का मौका मिले, ठीक है। लोकल स्कूल में अपने बच्चे को जाने को मिले, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और वो लीडर में भी वो सॉरी विलेज में भी लीडर बन सके, और ऐसी ऐसी उनकी एस्पायरेशन होती है, वो इनका ऐसा गोल होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। अब जो फार्मर्स हो, अगर हम कोई पंजाब का अच्छा वाला फार्मर देखे, बड़े फार्मर देखे, प्रोस्पेरस जो समृद्ध फार्मर होते हैं उनको देखे, तो उनको क्या होगा कि उनकी फैमिली इनकम बहुत ही हाई हो, हायर सपोर्ट प्राइस मिले उनको, एमएसपीज जो है वो भी, और जो क्रॉप्स है वो चीप लेबर मिले उनको, ठीक है। जो अपना अपना जो चिल्ड्रन हो उनको अच्छा एजुकेशन मिले, ये सब सोचेंगे जो फार्मर्स होते हैं, जो प्रोस्पेरस फार्मर होंगे वो, ठीक है। तो इनका अपना गोल हुआ ये, जो लैंडलेस रूरल लेबर से जो डिफरेंट है, ठीक है। अब जो अब कोई हम किसी चिल्ड्रन को या मतलब वेल्दी फैमिली की अगर गर्ल को देखे, तो उसको क्या होगा कि उसको भी अपने बड़े भाई जैसा फ्रीडम मिले, वो भी अपने लाइफ में जो डिसाइड कर सके उसे क्या करना है, ठीक है। जो अपना स्टडीज़ कर सके अब्रॉड, ऐसा उसको डेवलपमेंट का गोल होगा, ठीक है। तो सब लोग मतलब लोगों का गोल अलग अलग होता है, अपने अपने जो अपनी अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी जो जियोग्राफी है, अपनी जो सराउंडिंग है, उस तरह से उनका गोल होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उनको ऐसा लगेगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा डैम बनने चाहिए जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, तो इनका डेवलपमेंट का ये गोल है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि जो लैंड होगी वो सबमर्ज हो सकती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच सकता है, जो ट्राइबल लोग हैं उनको मतलब डिस्प्लेस होना पड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक एक इंसान की जो लाभ होता है वो दूसरे का मतलब दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। और जो ट्राइबल लोग हैं वो इस मूव को रिसेंट भी कर सकते हैं, मतलब उससे नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। जो तो वो क्या करते हैं ट्राइबल लोग, उनको क्या चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़े डैम पसंद है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ट्राइबल लोगों को क्या चाहिए, जो छोटे चेक डैम हो उसको वो प्रिफर करेंगे, क्योंकि उससे अपनी अपनी जो ज़मीन होती है उसकी सिंचाई मिलती, उसके सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सही है। अब यहाँ दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमने जो कंडीशन देखी उसके हिसाब से दो चीज़ें तो बहुत ही स्पष्ट है कि अलग अलग व्यक्तियों का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने देखा ना, मैंने आपको उदाहरण दिए कि जो हर इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि
एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो डैम है वो विकास है, लेकिन वो बड़ा डैम बना तो जो जो ट्राइबल लोग हैं उनको डिस्प्लेस भी होना पड़ सकता है, तो उनके लिए नुकसान है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें स्पष्ट हो गई कि दो अलग अलग इंसानों का जो विकास का लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है, और जो एक के लिए विकास हो वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम और अदर गोल्स, मतलब डेवलपमेंट के कुछ डायमेंशन होते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, हम एक चीज़ सामान्यतः देख सकते हैं हर एक किसी में, कि जो उनको नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, उनको फसलों को उत्पादित उचित मूल्य मिले, तो इसमें कॉमन क्या है कि उनको अधिक आय चाहिए। ठीक है, अधिक आय उनको मिले, ओवरऑल मतलब मोटे मोटे तौर पे हम इनका यही मोटिव रहता है हर हर किसी इंसान का, उनको ज़्यादा आय मिले। क्यों? क्योंकि नियमित वर्क, बेहतर मजदूरी का क्या मतलब हो सकता है कि उनको अच्छी इनकम मिले। ठीक है, उसका जो और इंसान उसके अधिक में वो क्या चाहेगा कि उसको अच्छा, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, उसको स्वतंत्रता मिले। ठीक है, सुरक्षा मिले, मतलब जॉब सिक्योरिटी और ये सब। ठीक है, फ्रीडम मिले, अपनी जो वो अच्छा दूसरे लोग जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें को यूज़ करते हैं उसको भी ऐसी यूज़ करने की फ्रीडम मिले। ठीक है, भेदभाव ना हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब भी इंसान को चाहिए होता है। इसको हम नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं। जो ये जो हुआ, जो वेज मिलना और अच्छी प्रॉफिट मिलना, ये मटेरियलिस्टिक हुआ। ठीक है, और ये जो हुआ ये नॉन मटेरियलिस्टिक हुआ। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। मनी और मटेरियल थिंग्स, मतलब मनी या पैसा या भौतिक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसों के साथ। ठीक है, और ये एक फैक्टर है हमारा, एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी की ज़िंदगी में। ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए। ठीक है, नॉन मटेरियल जो थिंग्स होती है उसके साथ भी क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। मगर अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन वो पूरी ज़िंदगी आइसोलेटेड लाइफ जी रहा हो किसी दुनिया के कोने में, और ठीक है वो कोई किसी को जानता पहचानता नहीं, उसके पास बहुत पैसा हो, तो ऐसा पैसा कोई काम उसे नहीं आएगा, क्योंकि वो मेंटली डिसरिटार्टेड हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा मेंटली। ठीक है, तो इस तरह से नॉन मटेरियल थिंग्स भी होनी चाहिए लाइफ में। ये ऐसा बोल रहा है कि नॉन मटेरियल थिंग का भी इम्पोर्टेंस रहता है लाइफ में। ठीक है, इस नॉन मटेरियल थिंग को कैसे कैसे पहचान सकते हैं हम, उसको मापा नहीं जा सकता, मतलब उसको मेज़र नहीं किया जा सकता है कि अगर हैप्पीनेस हो तो 2 रुपए की या 3 रुपए की हैप्पीनेस मिले, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम मतलब मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि बहुत पैसा मगर वो रहता हो किसी आइसोलेटेड एरिया में, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको कोई बहुत दूर के प्लेस पे जॉब मिले। ठीक है, लेकिन तो तब आप क्या करेंगे कि वहाँ जाने से पहले आप कई कारकों का विचार करेंगे। ठीक है, इनकम को तो आप सोचेंगे ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या क्या सोचेंगे, आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी, आपके फैमिली के लिए फैसिलिटी क्या मिलेगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसी जॉब आपको उसके अल्टरनेटिव में मिले कि वो थोड़ा कम पेमेंट देती है लेकिन रेगुलर पेमेंट देती है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती है, मतलब जॉब सिक्योरिटी है, थोड़ा पैसा कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, तो आप ऐसी जॉब पसंद करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों भागते हैं? क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, पे थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया ना कि अदर जॉब जो उसमें हायर पे होगा लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आप में सिक्योरिटी और फ्रीडम की जो भावना है वो कम कर देगी। तो ये हाईली लाइकली है कि आप जो दूसरी तरह की जॉब थे जिसमें जॉब सिक्योरिटी थी, पे थोड़ा लेस था लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी थी, तो आप वो ले लेंगे। ठीक है, ये एक तरह से क्या हुआ कि नॉन मटेरियल थिंग का भी इम्पोर्टेंस रहता है हमारी जिंदगी, हमारी अपनी इकोनॉमी में और ज़िंदगी में भी। ठीक है, जो लोग होते हैं वो मिश्रण वाले लक्ष्यों को देखते हैं, मगर जैसे मैंने बताया ना कि मतलब जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग और नॉन मटेरियलिस्टिक ऐसा मिक्स गोल होता है इंसानों का। मुझे पैसा तो मिलना चाहिए लेकिन अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर भी मिलना चाहिए, ऐसा हर कोई सोचता है। ठीक है, जो जो विकास के लिए लोगों का लक्ष्य ना केवल बेहतर आए, मतलब सिर्फ इनकम ही नहीं है, पर अदर जो नॉन मटेरियल थे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, अपने परिवार को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ये सब का भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है। ठीक है, चलिए।
अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका क्या बिहेवियर क्या होता है हम लोगों का नेशनल डेवलपमेंट के प्रति। ठीक है, हर व्यक्ति होता है वो उसके किसी मतलब कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते हैं हर हर इंसान के। मतलब कोई ऐसा सोचता है कि नेशन में हमारा, मतलब मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई ऐसा सोचता है कि हमारी डिफेंस दुनिया में नंबर 1 आ जाए तो हमारी कंट्री डेवलप हुई। कोई ऐसा सोचता है कि हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 बन जाए तो हमारा कंट्री डेवलप हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हर कोई इंसान का अलग अलग आइडिया होता है। ठीक है, तो हम क्या हर एक आइडिया को, मतलब अगर हर इंसान के मन में आएगा तो उन हर इंसान के आइडिया को क्या इक्वल इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, सब समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और हम कोई और हम अभी मतलब ऐसे तो हम नहीं मान सकते ना, तो ये मतलब आर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है। ठीक है, उन आइडियाज़ में डिफरेंस है, तो हम कैसे डिसाइड करें अब आगे, मतलब हर हर कोई इंसान के लिए जो भी उचित और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होगा कि डेवलपमेंट हमारी कंट्री का कैसे हो, ये सोचने का। ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्राइटेरियन होना चाहिए इसके लिए कि हमारी कंट्री डेवलप है या नहीं। ठीक है, जो बेनिफिट है वो क्या वो बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा या छोटे समूह को लाभ होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करना, कि राष्ट्रीय विकास अगर हमें करना है तो इन सभी प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा कि क्या सभी लोग जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्या जो लोगों के जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है तो उस कन्फ्लिक्ट में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आइडिया अगर उचित लगा भी तो क्या वो बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ होगा या किसी छोटे पर्टिकुलर समूह को लाभ होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं डेवलपमेंट की, कि कैसे डेवलप, मतलब अगर स्टेट्स की डिफरेंट स्टेट, मतलब सपोज इंडिया के जो स्टेट्स है उनमें आपस में कोई कंपैरिजन करनी हो डेवलपमेंट की, या डिफरेंट कंट्रीज और डेवलपमेंट के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ की हमें अगर करनी हो, जो कंपैरिजन है कि कौन कौन सा कंट्री कितना डेवलप है, तो ये हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मतलब कुछ रेफरेंस होना चाहिए, कुछ क्राइटेरियन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा, कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। कुछ भी नहीं कि उससे लेके रेफरेंस बना के हम उसने कंपेयर कर दिया, ऐसे नहीं, कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अब कंट्रीज़ का कंपैरिजन कैसे होता है कि उनकी जो इनकम होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। वो किसी भी कंट्री में उसके हिसाब से जो भी कंपैरिजन होती है वो उस इनकम के हिसाब से होती है। ठीक है, अगर हायर इनकम कंट्री हो तो उसको डेवलप्ड गिना जाता है। ऐसा जाहिर सी बात है, अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री गिना जाता है क्योंकि उनकी इनकम हायर होती है। कनाडा को डेवलप्ड कंट्री गिना जाता है, उनकी इनकम हायर होती है। ठीक है, अब इनकम का मतलब टोटल इनकम होती है, एवरेज इनकम होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे आप सोच सकते हैं कि जो भी मतलब हायर इनकम जनरली लोगों में हो तो उसको डेवलप्ड कंट्री हम गिनेंगे। ठीक है, अब इनकम ही क्यों, क्योंकि एक ऐसी समझ है कि हायर इनकम होगी तो उन लोगों की जो मतलब जो उन लोगों की जो ज़रूरियात होंगी, जो भी नीड्स होंगी वो इजीली पूरी हो सकती है। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जिनकी इनकम हायर होती है वो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है। ये एक समझ है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिन कंट्रीज़ में इनकम हायर होती है उन कंट्रीज़ की कंडीशन अच्छी होती है, लाइफस्टाइल अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक समझ है, इस पर आधारित है ये आइडिया कि इनकम से हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं, स्टेट्स को भी कंपेयर करते हैं। हम इंटर स्टेट जो कंपैरिजन करते हैं हमारी कंट्री की, वो भी इनकम के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, और वो इसके आधार पर करते हैं। ठीक है, अगर लोगों को कुछ भी पसंद है तो वो अधिक आय वाले लोग हैं वो प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जाहिर सी बात है वो ले सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रेटर इनकम है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल माना जाता है। हम देखते हैं लोग सरकार को 2022 तक जो फार्मर्स की जो इनकम होती है वो दुगनी करनी है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करना है, उनको इनकम ही दुगनी क्यों करनी है, उनको क्या कोई दूसरा आइडिया नहीं आ सकता क्या। और इनकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल होता है, इसीलिए कि ज़्यादा इनकम होगी तो वो उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी होगी, वो अपनी जो जो भी उनको लाइक कर दे, जो किसी पसंद है कोई भी चीज़ तो वो ले सकेंगे, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। ठीक है, चलिए अब हम कंपेयर कौन सी करते हैं, जो टोटल इनकम होती है वो हम कंपेयर नहीं करते। टोटल इनकम का मतलब क्या है कि जो कंट्री में
जो भी हर कोई इंसान की अगर इनकम को मतलब कैलकुलेट करके उसका सम करके जो भी हमें मिलेगा वो टोटल इनकम होगी, ठीक है, कंट्री की। वो हम नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि कंट्री में टोटल पॉपुलेशन होती है, हर एक कंट्री में वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूके की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। और वो टोटल इनकम क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि देश के सभी निवासियों की आय, ठीक है, इसको सम करेंगे हम, जो भी प्लस करके सब लोगों की जो भी टोटल आय होगी वो कुल आय बनेगी, ठीक है। इसको हम कुल आय बोलते हैं, ठीक है, टोटल इनकम। इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, जिसके कारण मैंने बताया कि टोटल पॉपुलेशन वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसके अब ये हम क्या करेंगे, जो एवरेज इनकम को कंपेयर करेंगे, टोटल नहीं। एवरेज इनकम होगी जो औसत आय होती है। औसत आय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इनकम के साथ टोटल पॉपुलेशन को भी हम जो भी भागाकार कर देते हैं, ठीक है। हम तो डिवाइड करते हैं टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो इसको जो भी ये रेशियो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, और स्टेट्स को भी हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट मतलब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इनकम को नहीं, हम एवरेज इनकम जो जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उसको, वो एक क्राइटेरियन है हमारा जो डेवलपमेंट का मेजर है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। चलिए, अब जो रिच कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका, मतलब एक्सक्लूड कर, आप मिडल ईस्ट को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो अमेरिका और जो यूके है और जो ऐसी कंट्री है मतलब और आप देखें यूरोप के जो कंट्रीज़ है, अमेरिका, कनाडा है, ठीक है, जापान है, इन कंट्रीज़ की ये रिच कंट्री क्यों है? क्योंकि इनकी जो भी जो जैसे मैंने बोला ना कि वो क्या पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पीसीआई वो हायर है, इसलिए वे डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम जो जिस इनकम को हम जो माइलस्टोन बनाते हैं, हम रेफरेंस बनाते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये है इंडिया का ग्राफ जो 2010 से जो ये है अमेरिकन के डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। अब जो जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई है इंडिया की, ठीक है। 2020 में आप 1947 यूएस डॉलर जितनी है अभी हमारी पर कैपिटा इनकम 2019-20 के आंकड़े के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब इनकम के साथ अन्य मानदंड को हम देखते हैं, जो भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं उसको, ठीक है। चलिए, जैसे हम नेशन और कोई भी रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन को भी देखें तो इनकम के साथ अदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सिर्फ इनकम होना ही काफ़ी नहीं है, लोगों की अच्छी इनकम हो, ठीक है, लेकिन दूसरा कोई जो भी हम आगे एट्रीब्यूट बताऊंगा वो नहीं हो तो भी हम कंट्री को डेवलप्ड नहीं गिन सकते। तो ये अदर क्राइटेरियाज क्या होंगे, कि ये अलग गुण क्या हो सकते हैं, ये हम देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब ये सब भी होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टालिटी, जो बच्चों का जो मृत्यु दर होता है वो अगर बहुत ज़्यादा हो, लोगों की इनकम तो हो लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ केयर में कुछ कमियां हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट अगर कम हुआ, लोगों के पास पैसा तो है लेकिन लिटरेसी रेट कम हुआ, तो इसका भी क्या मतलब है कि एजुकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, ज़्यादा इनकम के बावजूद। नेट अटेंडेंस रेशियो भी अगर कम हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर होते हैं जो इनकम के अदर जो एट्रीब्यूट्स मैंने बोले ना, इनकम के बावजूद के जो अदर जो फैक्टर्स होते हैं, ये सब, ठीक है। चलिए, ये उदाहरण दिया गया था पंजाब, केरला और बिहार का, ठीक है। पंजाब में अगर हायर इनकम हम गिनते हैं केरला से, लेकिन पंजाब में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो पंजाब केरला से ज़्यादा डेवलप्ड है ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है। उनमें लिटरेसी रेट कम है केरला के हिसाब से, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो उसमें कम है, ठीक है। तो उनकी जो आय है, नेट एवरेज इनकम है, वो केरला से हायर होने के बावजूद वो उससे ज़्यादा डेवलप्ड है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया ना, ये पंजाब में जो इनकम है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट अदर क्रूशियल एरियाज है, जैसे कि वो हेल्थ केयर का मामला है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, उसमें पिछड़ जाता है,
ठीक है। तो इसमें इसका रीज़न ये है कि किसका रीज़न, जैसे मैंने बोला कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, ज़्यादा इनकम के बावजूद। इसका कारण ये है कि सब कुछ मनी के साथ हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। मतलब किसी हर कोई चीज़ पे आपका और आपके पैसे का कंट्रोल नहीं होता है। इसका कारण यही होता है, इस जियोग्राफी और इकोनॉमी कई फैक्टर्स काम करता है इसमें, ठीक है। केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, ठीक है, और वहाँ पे बेसिक हेल्थ का जो प्रोविज़न है वो बहुत अच्छा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बोला, आप जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी है, ठीक है। और कुछ कुछ राज्यों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा है, ठीक है। तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कोऑपरेटिव्स के साथ जो चलता है वो अच्छा चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, ठीक है। राशन शॉप्स अगर जो भी काम नहीं करेगी प्रॉपरली तो क्या होगा, पीपल का जो 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 लोगों की समस्या है, जो जो समस्या लोगों की मतलब जिस जिस स्टेट में वो पीडीएस अच्छे से काम करता है तो लोग हो गए वो अपने प्रॉब्लम को सही से रेक्टिफाई करवा पाएंगे। अगर वो शॉप अच्छे से काम नहीं करती तो लोग अपनी समस्या को जल्दी से सुलझा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो ओवरऑल जो पीडीएस जो सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो इनका कोई ग्रीवेंस होगा वो जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है किसी राज्य का, जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, वो भी ऐसे राज्यों में बेहतर होगी जहाँ पे जो प्राथमिक सुविधा और शैक्षणिक सुविधा और ये सब अच्छा है, उसमें उसकी जो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति है वो बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो लोगों में भी अवेयरनेस होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी एक्टिव रोल प्ले करेगी, ठीक है। इसलिए जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करती है सार्वजनिक सुविधाओं की, मतलब जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। अब जो मनी होता है वो आपको सब कुछ नहीं दे सकता, जैसे मैंने आपको बोला ना, जो आपको आप अगर पूरी जो दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर जो पोल्यूशन का एनवायरनमेंट होता है, अब आप मनी दे के तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये हवा शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। जियोग्राफी तो जियोग्राफी है, एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप पैसे दे के आप ऐसे एनवायरनमेंट को क्लीन तो नहीं करवा सकते, तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप पैसे दे के नहीं खरीद सकते, ठीक है। और वो आपको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़, अभी भी कोरोना आया, ठीक है, तो आपके पास कितने भी मनी हो, अगर आपको हो गया तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, बाद आप में सारवार लोगे, ठीक है, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगे। लेकिन अगर हो गया, मतलब वो देखेगा नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो मनी आपको ऐसे नहीं बचा सकता, ठीक है। वो जो अगर होल कम्युनिटी जो उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, ठीक है, निवारक कदम उठाए, तो आपको वो बचा सकता है कि ओवरऑल जो उस कम्युनिटी का ही अपना अच्छा सा क्लीनलीनेस होगा, अच्छा हेल्थ रहेगा, ठीक है, तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर मनी के साथ अगर देख रहे हैं तो आपका, ठीक है, इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको मनी से ये सब खरीद नहीं सकते अच्छी चीज़, ये जो एनवायरनमेंट है और ये सब, ठीक है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल रहती है मनी से, ठीक है। अब अब ये क्या कह रहा है कि जो भी जो जो चीपेस्ट वे है ऐसी फैसिलिटीज़ का, जो भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एनवायरनमेंट अच्छा हो और सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, इसका चीपेस्ट वे क्या है कि वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से सबको दिया जाए। जैसे कि गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की जो भी जो फैसिलिटीज़ होती है वो सामूहिक रूप से दी जाती है, ठीक है। ये चीपेस्ट वे रहता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, उसे बोला जाए कि आप सब लोगों को जाके ये सब सर्विस दो, वो बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। और आप एक बात सोचिए, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये सर्विस देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये चीपेस्ट तरीके से सबको दे सकती है, सबसे सस्ते तरीके से सामूहिक रूप से सबको दे सकती है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। चलिए, अब अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या कहा जाता है कि अब जब हम एक बार महसूस करते हैं कि आय का स्तर तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब आय का स्तर महत्वपूर्ण है किसी भी डेवलपमेंट के हिसाब से, लेकिन वो एक अपर्याप्त मेजर है, मतलब ये इनएडुकेट मेजर है। सिर्फ और सिर्फ जो इनकम के लेवल पे हम डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते, हमें अदर क्राइटेरियंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आगे लिटरेसी रेट और ये सब भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम डेवलप्ड कहला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऐसे देखे जाए अदर क्राइटेरियन को, तो लंबा लिस्ट बनेगा, सही बात है, ठीक है। कोई ऐसा कहेगा कि इस मेज़र को गिनो, अदर क्राइटेरियन के हिसाब से गिनो, कोई कहेगा दूसरे मेज़र को क्राइटेरियन के हिसाब से लो, ठीक है। तो
मतलब हर कोई इंसान अलग अलग सोचेगा इस क्राइटेरियन के बारे में, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि हमने आगे कंपैरिजन में कहा ना, हेल्थ और एजुकेशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि वो सभी को असर करता है, ठीक है। जो पिछले एक दशक में अगर हम इस दोनों हेल्थ और एजुकेशन को इंडिकेटर्स को देखें कि वो वाइडली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक व्यापक रूप से इस उपाय के रूप में उपयोग में किए जाने लगे, जो अदर फैक्टर हैं थे ना इनकम के साथ साथ डेवलपमेंट के, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जो यूएनडीपी प्रस्तुत करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रस्तुत करता है, HDI रिपोर्ट बोलते हैं हम उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। वो किसके आधार पे है, एजुकेशनल लेवल और उनके हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के आधार पे है। देखा आपने, देखा ना कि जो इनकम तो थी उसके साथ हेल्थ और एजुकेशन को महत्व दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो अदर फैक्टर्स है, जो एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वो अब हाँ, वो जो भी 2006 की रिपोर्ट थी, मानव विकास रिपोर्ट जो, ठीक है, उसमें भारत का उसके नेबर्स के साथ कंपैरिजन किया गया था, वो देखने लायक था, ठीक है। बांग्लादेश हमारे कंट्री से आगे था, श्रीलंका था वो हमारी कंट्री से आगे था किसी मेजर में, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये कह सकते थे कि इंडिया में अभी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब जो एच डी ए में जो भी जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी सूचनाएं दी गई है, सजेशंस तो दिए गए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स फिक्स किए गए हैं, प्री फिक्स किए गए हैं, ठीक है, कि जो एजुकेशन और हेल्थ और इनकम मतलब एवरेज इनकम है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी इससे मतलब ये जो HDI था उसमें इस फैक्टर को लेके ये दिखा दिया गया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये एजुकेशन है और हेल्थ है, ठीक। जो मानव विकास रिपोर्ट में जो दो अदर फैक्टर दिए गए हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। और जो पीपल है जो कंट्री के, इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के जो पीपल है उनके लिए हेल्थ और उनका वेलबींग मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की स्थिरता। इस सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप आप डेवलप्ड है, ठीक है, आज आप डेवलप्ड है, तो ये भविष्य में भी आप डेवलप्ड ही रहेंगे या नहीं, इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी। अब स्थिर वो स्थिति बनी रहेगी भविष्य में या नहीं, इसका मतलब है स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। प्रेजेंट डे पर्टिकुलर कंट्री इज डेवलप्ड, ठीक है, अगर कोई कंट्री आज डेवलप्ड है, ठीक है, और जो इसका हम क्या चाहेंगे कि इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए फ्यूचर में, या तो वहीं के वहीं रहे, कम ना हो इससे डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिजायरेबल होगा, ठीक है, यही वांछनीय होगा, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि प्रेजेंट का जो वर्तमान का जो प्रकार है विकास का, वो डेवलप सस्टेनेबल नहीं है। ये क्यों नहीं है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आप सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर कर, अगर हो गया हो आपका, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आज जो डेवलप्ड है वो भविष्य में भी वो डेवलपमेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर आज अमेरिका डेवलप्ड है तो आज 20 साल के बाद भी वो डेवलप्ड रहना चाहिए, ठीक है। 20 साल के बाद ये नहीं कि वो फिर से गरीब बनने लगे, ऐसा नहीं, वो भविष्य में भी डेवलप्ड रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी, वो सस्टेन करना चाहिए इस डेवलपमेंट को, ठीक है। लेकिन आज ऐसा साइंटिस्ट क्यों कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल, मतलब ग्लोब का, कोई पर्टिकुलर कंट्री का नहीं, ओवरऑल ग्लोब का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए, करंट डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चल रहा है, पेट्रोलियम, कोल, न्यूक्लियर, मतलब ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है। अब रिन्यूएबल सोर्सेज का क्या, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का क्या है कि वो नवीनीकरणीय तो नहीं होते, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे, और वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल भविष्य में ये स्थिति बनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, आज का जो भी डेवलपमेंट है वो भविष्य में सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कुछ नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो जैसे कि ग्राउंड वाटर, उनका भी
अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, मतलब दे आर ऑल्सो ओवर एक्सप्लोइटेड। हम बेस्ट उदाहरण है हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है जो पंजाब और हरियाणा के साइड, वो बहुत ही आज कम हो रहा है। वो रिन्यूएबल तो है, लेकिन ओवर एक्सप्लोइटेशन से क्या होता है कि उनमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए। तो इसके कारण मतलब ये दो फैक्टर है, इसके कारण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आज का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट का जो जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया आपको कि रिन्यूएबल्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। तो एनवायरनमेंट जब डैमेज होता है वो किसी कंट्री की बाउंड्री को नहीं देखता। ठीक है, अगर ओजोन का स्तर अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो वो हर कंट्री को असर करेगा, भले ही इफेक्ट किसी एक कंट्री ने लाई हो। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया, लेकिन भुगतना तो हर कंट्री को पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो मतलब किसी भी स्टेट या नेशनल बाउंड्री को नहीं देखता है। अगर कोई साइक्लोन भी आता है तो उसको साइक्लोन वो तो किसी भी देश पे आ सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की असर जो भी होती है वो हर कंट्री को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोई रीजन और नेशन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, क्षेत्र या राष्ट्र विशिष्ट नहीं है, वो हर किसी देश को या रीजन को भुगतना पड़ता है। ठीक है, अपना मतलब आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं इस कंट्री में हम सब लोगों का फ्यूचर कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कनेक्टेड मतलब आज हम कोई एक्शन लेते हैं वो हर किसी को इसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। इस तरह से हम कनेक्टेड है। आज हम अच्छा कुछ करेंगे तो भविष्य में ये एनवायरनमेंट होगा हमें ही रिटर्न देगा, तो हर कोई इस रिटर्न का लाभ ले सकेगा। ठीक है, आज हम डैमेज करेंगे तो भविष्य की पीढ़ी को इससे नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। तो ये सब मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सिर्फ डेवलपमेंट इस कारणों की वजह से सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी एक न्यू एरिया है जिसमें साइंटिस्ट आज रिसर्च और फिलोसोफर्स और जो भी इकोनॉमिस्ट है वो सब काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी एक नया फील्ड है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे ये जो पूरा लेक्चर हमने पढ़ा उससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेस है ये एक मतलब पेरिनियल मतलब चलता ही जाने वाला एक क्वेश्चन है। जैसे जैसे कंडीशन बदलती जाती है वैसे वैसे डेवलपमेंट की पॉलिसीज बदलती जाती है, डेवलपमेंट का आइडिया बदलता जाता है। ठीक है, मतलब ये एक पेरिनियल है, चलता ही रहता है। ठीक है, एंड तक अब जो भी हमें सोसाइटी के लोगों से मतलब व्यक्तियों के रूप में हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा गोल्स क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विकास की बहस होगी वो जारी रहेगी, नई नई पॉलिसी आती रहेगी। जैसे जैसे हम ये गोल्स डिफाइन करते रहेंगे नई नई पॉलिसीज आएगी, नए नए गोल्स आएंगे। ठीक है, इससे नई नई डेवलपमेंट के जो भी माइलस्टोन्स होंगे वो कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर डेवलपमेंट का चैप्टर खत्म होता है और अगर आगे आता है जो भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट का हमने बेसिक लिया, आगे भी हम डेवलपमेंट में बहुत डीप में जाएंगे, जो आगे की बुक्स होती है, आगे के चैप्टर्स होते हैं उसमें। ठीक है, अभी इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और दूसरा चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़े थे, तीन सेक्टर्स बेसिकली पढ़े थे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। आज हम इसमें थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे कि जो लोग हैं वो कई तरह की जो आर्थिक गतिविधियाँ वो करते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई मतलब वेजिटेबल्स बेचता है, कोई अच्छी चीज़ जॉब कर रहा है। ठीक है, और कोई प्रोग्रामर है, कोई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ तो कई सारी हो सकती है। ठीक है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि मतलब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो वो कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा। ठीक है, कोई सर्विस प्रोड्यूसर होगा, मतलब ये जो आइडिया कंपनी है तो वो सर्विस दे रही है। ठीक है, लोगों को कम्युनिकेशन की। ठीक है, कोई प्रोग्रामर होगा तो वो जो प्रोग्रामिंग करता होगा आईटी का। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस एक्टिविटी को हम कैसे समझते हैं? एक्टिविटी तो कई तरह की हो सकती है। ठीक है, इनको इससे हमें समझने के लिए क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि हम महत्वपूर्ण मापदंड का उपयोग करके उनको समूहीकृत किया जाए, उनको वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, लोग तो कई तरह के काम करते होंगे लेकिन उनको मोटे मोटे तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन ये जो ग्रुप होता है क्लासिफिकेशन का, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। वो जो हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जो हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, 9th क्लास की बुक में वो। ठीक है, चलिए, अब हम जो भी कोई गुड्स बनाते हैं, कोई मतलब प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके कोई अगर
जो हम गुड्स बनाते हैं, तो ये एक्टिविटी जो आएगी वो प्राइमरी सेक्टर में आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई क्रॉप लेना, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप सॉइल का उपयोग करेंगे, ठीक है। कोई कपास का अगर हम क्रॉप ले तो उसमें क्या रेनफॉल पे डिपेंड होगा, वो सनशाइन पे डिपेंड होगा, क्लाइमेट पे डिपेंड होगा, सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, उसका एक्सप्लोइटेशन, उसका उपयोग करके कॉटन को उगाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉटन का उत्पादन क्या हुआ कि प्राइमरी एक्टिविटी हुई एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब डेयरी एक्टिविटी भी उसमें आती है, क्यों? क्योंकि जो वो एनिमल्स की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो जो 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 चारा है, उनका जो फोडर है, उसकी अवेलेबिलिटी, तो ये इन सब नेचुरल फैक्टर पे हम निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्यों हुई, ठीक है, उनको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं कि जो भी ये एक बेस बनाता है कि जो सब्सिक्वेंटली जो प्रोडक्ट बनेगी, ये एक रॉ मटेरियल भी तैयार करता है किसी जो अलग प्रोडक्ट बनेगी आगे जाके, ठीक है। अगर आज कॉटन है वो प्राइमरी सेक्टर का क्यों है कि जो कॉटन है जो वो आगे जाके जो भी हम जो क्लोथ्स बनेंगे, ठीक है, जो उसके लिए रॉ मटेरियल तैयार करेगा, कपास में से जो भी जो फाइबर्स निकलते हैं उसमें से क्लोथ्स बनेंगे भविष्य में, ठीक है। तो ये जो कपास है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी सेक्टर का हुआ ना, ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, इससे आगे जाके जो प्रोडक्ट्स बनेगी उसका ये बेस तैयार करता है, ठीक है। अब जो हम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसी जो होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर और डेयरी और फिशिंग फॉरेस्ट्री, यहाँ से आती है। तो उसको हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे ये जो प्रोडक्ट्स आती है प्राइमरी सेक्टर की, वो एग्रीकल्चर और वहाँ से फॉरेस्ट्री से और डेयरी और फिशिंग और अभी क्वारिंग और वहाँ से आती है, ठीक है। तो इस सेक्टर को हम इसलिए एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर कहते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है कि जो भी हम नेचुरल प्रोडक्ट्स थी वो पहले जो बनी थी, उन प्रोडक्ट को कोई अलग फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कॉटन बोला था ना, उनमें से क्लॉथ बनाए जाएंगे एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। बीच में कई प्रोसेस होंगी, ठीक है, उनमें से क्लॉथ बनेंगे। तो एक फॉर्म क्या था कि जो कॉटन का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो बाद में क्लॉथ बना, तो वो फॉर्म डिफरेंट हो गया उसका, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम हुआ, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा होगा उसमें, ठीक है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद की जो है वो बाद का स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि कॉटन को उगाना, बाद का ये, उसके बाद का ये स्टेप होगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाला, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स होती है जो सेकेंडरी सेक्टर की, वो नेचर से नहीं बनती, उनके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एसेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं मिलती हमें, कुदरत के नेचुरल रिसोर्सेज का रोल तो होता है, लेकिन डायरेक्टली नेचर से नहीं मिल सकती, ठीक है। इनको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। तो इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आता है जो टर्शियरी सेक्टर है वो, ठीक है। वो जो पहले दो सेक्टर थे उसके अलग है, ठीक है। जो पहले दो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उससे अलग है, ठीक है। इसमें क्या आती है जो एक्टिविटीज़, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो एक्टिविटी है उनको डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर होगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स तो चाहिए होगी, लेकिन कुछ सर्विस भी चाहिए होगी, ठीक है। गोडाउन के लिए स्टोरेज चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स चाहिए होंगे, तो ये सब सर्विसेज जो है वो हेल्प करती है डेवलप करने में सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। तो ये मतलब ये एग्जांपल्स है, ये इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ सर्विस है, सेवाएं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब इसके उदाहरण है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, इसमें सर्विसेज आती है, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि कुछ नई सर्विस भी अस्तित्व में आई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विस, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, ठीक है, जो वहाँ पे लोग जाके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। एटीएम बूथ, जैसे हम देख सकते हैं कि बैंकों का एटीएम बूथ होता है, वहाँ जाके हम पैसे ले सकते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर, वो जो भी आउटसोर्सिंग करते हैं ना कंपनीज, वो बड़ी बड़ी कंपनी होती है यूएस की, वो आउटसोर्सिंग करती है कॉल सेंटर्स को, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो बेंगलोर और दिल्ली में बड़ी बड़ी होती है वो सब, ठीक है। तो ये एक सर्विस सेक्टर की ये नई जो भी डेवलपमेंट है वो रिसेंट टाइम्स में हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
डेवलपमेंट इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सेक्टर्स की हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब कोई जैसे किसी भी कंट्री में, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं होता, लेकिन हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग इकोनॉमी होती है हर कंट्री की। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी में कोई सेक्टर डोमिनेंट रहता है। ठीक है, कोई ऐसा सेक्टर होगा, हर मतलब अगर बहुत ही पिछड़ी हुई इकोनॉमी है किसी कंट्री की, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो मतलब प्राइमरी सेक्टर जो होगा वो डोमिनेंट होगा। बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है उसमें टर्शियरी सेक्टर डोमिनेंट होगा। ठीक है, बीच में जो है वो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, उसमें ज़्यादा तौर पे मोटे मोटे तौर पे क्या होता है, जनरली होता है, स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, जनरली जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो मतलब टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कोई एक ऐसा सेक्टर होगा किसी भी इकोनॉमी में जो क्या होगा कि डोमिनेंट रहता है। ठीक है, और दूसरे जो सेक्टर है वो होते हैं वो जो उसकी साइज होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, अब जो उनका प्रोडक्शन होता है, जो भी हम बोलते हैं ना कि इस सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ, इस सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ, वो हम काउंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हम काउंट कैसे इस तरह से लेके, हम किसी भी चीज़ को अगर सॉफ्टवेयर हुआ तो उसकी हम संख्या तो नहीं गिन सकते कि इन्होंने 1.5 सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विस बनी है कंट्री में, उसका जो भी वैल्यू हो, मॉनेटरी वैल्यू, वो कैलकुलेट किया जाता है। जो इकोनॉमिक्स होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसकी वैल्यू गिनो। ठीक है, उस वैल्यू को गिन के आप जो सर्विस होती है और गुड्स होते हैं उनका एक सिंगल यूनिट तैयार हो जाएगा कि टोटल वैल्यू इसकी इतनी है। ठीक है, उन चीज़ों का अपना नंबर ऐड ना करके उनकी वैल्यू गिन के उनको कंपेयर करना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, कि अगर 5 प्रोडक्ट बनी हो तो उसका मतलब ये नहीं कि 5 प्रोडक्ट बनी हो, लेकिन उस एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो 100 रुपये होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 500 रुपये का उत्पादन हुआ है। तो आप रुपए में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर करो, ये इसका मतलब ये है। इसको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, अगर 10,000 किलो के जो गेहूँ है वो प्रोड्यूस हुए, अगर सेल हुए हैं तो 8 रुपये पर केजी पे सेल हुआ है, तो टोटल सेलिंग क्या हुआ होगा, 80,000 रुपये। ठीक है, और 5,000 कोकोनट की जो प्राइस है वो 10 पर पीस है, रुपीज़ 10 पर पीस, तो टोटल क्या प्रोडक्शन है, 50,000। ठीक है, तो अब इस दोनों को हम सम कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा हमारा, ये 10,000 केजी और 5,000 कोकोनट का हम सम करके 15,000 नहीं करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग एंटिटी हो गई। ठीक है, इसको रुपये में कन्वर्ट करके हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बट हर कोई चीज़ का हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हर कोई चीज़ का जो प्रोड्यूस होता है और सेल हो जाता है उसको हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते। ऐसा क्यों, जो हम सिर्फ किसका काउंट करते हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विस होता है उसका। ठीक है, मतलब जो हम कॉटन का डायरेक्ट नहीं करेंगे, कॉटन से जो क्लॉथ बनेगा, लोगों के पास जाएगा बेचने के लिए मार्केट में, उसका कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई लोहे की चीज़ है। ठीक है, उसमें उसका जो पहले लोहे में से बना होगा, वो पहले लोहे का बार होगा जो बिलेट बोलते हैं हम। ठीक है, उसमें से उसको वेरियस प्रोसेसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट गुड था वो लोहे का बिलेट, ठीक है, उसका हम वो क्या होता है, वो यूज्ड अप हो जाता है। ठीक है, उपयोग हो जाता है जो प्रोसेस होती है उसके दरमियान। ठीक है, और जो फाइनल गुड्स होता है उसमें उसकी जो वैल्यू होती है जो, ठीक है, फाइनल गुड्स की वैल्यू जो होती है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आ जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी भी अगर कोई आज बिस्किट बना है गेहूं के फ्लोर में से, ठीक है, तो उसमें गेहूं के फ्लोर जो बिस्किट की जो कीमत होगी, उसमें गेहूं के फ्लोर की कीमत कैलकुलेट की जा चुकी होगी। ठीक है, तभी तो उसकी ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो तय होती है इस तरह से ही। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विस की, जो ईच सेक्टर की, ठीक है, पर सेक्टर जो टोटल वैल्यू होती है जो गुड्स और सर्विस की, वो पर ईयर अगर हम गिने, ठीक है, सेक्टर वाइज अगर गिने तो उसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब मतलब जो अगर एग्रीकल्चर में 5,000 का उत्पादन हुआ टोटल, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 10,000 का उत्पादन हुआ, और टर्शियरी सेक्टर में है उसमें 15,000 की जो भी सर्विसेज है उसका उत्पादन हुआ, तो टोटल 30,000 का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी कंट्री का, ऐसा हम बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी गिनी जाएगी। मतलब जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। उसको हम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि उसमें ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे आते हैं कि जो जो सेक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है, तीनों सेक्टर साथ में ही प्रिवेलेंट हो, साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक जो जो भी शिफ्टिंग होता है हर एक सेक्टर का, आज कोई ये सेक्टर डोमिनेंट है तो कल ये सेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, तीसरे मतलब 100 साल के बाद दूसरा सेक्टर धीमे धीमे डोमिनेंट होता जाएगा, बाकी के 100 साल के बाद तीसरा सेक्टर धीमे धीमे डोमिनेंट होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं। तो हम इस पे एक नज़र डालते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो 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 आज के डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके शुरुआत में जब वो डेवलप नहीं थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें प्राइमरी सेक्टर था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जो भी मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मशीनरी इतनी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होगी, तो सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता होगा। तब क्या हुआ होगा कि जो भी प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वो डोमिनेंट रहती है, ठीक है। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, फार्मिंग की मेथड अच्छी हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी समृद्धि आने लगी, ठीक है, और लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, उनका अच्छा प्रॉफिट होने लगा, तो क्या हुआ कि जो लोग थे अब अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पे कन्फाइन ना रहकर कुछ अलग गतिविधियां करने पर भी वो ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे अब देखिए ये शिफ्ट हुआ ना। पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ही डोमिनेंट था, अब ये थोड़ा उसमें डेवलपमेंट हुआ तो लोग अब शिफ्ट करने लगे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, ठीक है। अच्छी अच्छी इंडस्ट्री आने लगी, मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। फैक्ट्रीज बड़ी बनने लगी, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, एक्सपांशन होने लगा उन लोगों का, तो पीपल जो पहले जो लोग जो फार्म्स पे काम कर रहे थे वो अब फैक्ट्री में काम करने लगे। शिफ्ट है ना कि जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें से अब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डोमिनेंट बनने लगा, ठीक है। चलिए वो जो पीपल जो, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो गुड्स थे वो भी चीप रेट पे बनने लगे, ठीक है। वो जो जैसे जैसे मास प्रोडक्शन बढ़ा उसका क्या हुआ कि उसका जो सस्ता बनता गया जो भी प्रोडक्ट था, जैसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट ओवरऑल सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर अब डोमिनेंट बनने लगा, ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने लगा टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि लोग मतलब लोग डाइवर्ट होते गए प्राइमरी से सेकेंडरी तक, ठीक है। तो ओवर टाइम ये शिफ्ट देखा गया, ठीक है, इम्पोर्टेंस चेंज होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसका सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस चेंज हुआ, ठीक है। अब पिछले 100 वर्षों में जो टर्शियरी सेक्टर पे शिफ्ट देखा गया है कि जो बदलाव आया है कि लोग अब सेकेंडरी में से अब टर्शियरी सेक्टर में जाने लगे हैं, पिछले 100 वर्ष में ये देखा गया है। उसमें एक आईटी का रोल भी एक बहुत बड़ा, आईटी का रोल भी एक हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास बहुत बड़ी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोई भी देश में ऐसा होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। अब और आज क्या हुआ है कि सर्विस सेक्टर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है। सर्विस सेक्टर का जनरली क्या रहता है कि जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो हाई रहता है, ठीक है। अगर डेवलप्ड कंट्री हो उसमें भी और हमारी कंट्री में भी सर्विस सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन वो हाई है, वो हम आगे देखेंगे ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। जो वर्किंग पीपल भी है आज हम देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्किंग पीपल है हमारी कंट्री में वो भी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पे, जो भी डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे। जो आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका है उसमें बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, और जो मतलब गूगल और जो ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है, वो एक सर्विस सेक्टर वाली कंपनियां हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। उसमें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है, ठीक है, वो आउटसोर्स कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हो पुराना डेटा कि 1950 से 2090 तक इंडिया का डेटा है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर की लाइन देखिए आप, ब्लू लाइन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो कम होता गया है, ठीक है। और जो 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 सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री का भी बड़ा है सेकेंडरी सेक्टर का, और सर्विस सेक्टर का है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो भी कंट्रीब्यूशन है 60% तक, ठीक है। आज हम 50% से ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की ग्रोस वैल्यू एडेड में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है आज भी,
ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है इंडिया में, ये इंडिया का जो हमने बताया ना कि टर्शियरी सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ कारण है। ठीक है, ये कारण क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि जो कोई भी कंट्री में, हमारी कंट्री में तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उसमें ये हॉस्पिटल, एजुकेशन जो है, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्ट मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज, पुलिसिंग सर्विसेज, कोर्ट और विलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस, ठीक है, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब सर्विस की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि हमारी कंट्री में तो जो भी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है तो ज़्यादा लोग होंगे सर्विस लेने वाले। ठीक है, इसीलिए भी इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है आज हमारी कंट्री में। अब और इसका एक रीज़न है कि ये सब बेसिक सर्विसेज है, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ हो गए, इसके बिना इंसान जी कैसे सकता है, आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने की। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब दूसरा रीज़न क्या है कि जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट जब होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो अलग दूसरी जो उनसे एलाइड सर्विसेज होंगी, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा साथ साथ में। अगर ज़्यादा गेहूँ, अगर सेब उगा दिए, ठीक है, ज़्यादा जो एप्पल हो गए वो उगा दिए, ज़्यादा हार्वेस्ट हुआ उनका एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो अब स्टोरेज की भी ज़रूरत होगी ना उनको, वरना तो वो पेरिश हो जाएंगे, वो पेरिशेबल कमोडिटी है। ठीक है, तो वो बिगड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए होगा। तो एक सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब टर्शियरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसीलिए भी अगर जितना ज़्यादा है डेवलपमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, उतना ही डिमांड होगा सर्विसेज का, मतलब ये प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो इसलिए भी सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, अब इनकम लेवल भी राइज होगा जैसे जैसे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी मगर उनको बाहर जाना, खाना, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसे वो मांग करने लगते हैं। अच्छी अगर उनकी इनकम हो गई तो वो भी इतनी अपनी फैसिलिटी में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब शहरों में ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, गाँव में इतना ज़्यादा ऐसा कल्चर नहीं देखा जाता, लेकिन शहरों में ये थोड़ी फैसिलिटी और इसका जो कल्चर है वो देखा जाता है। ठीक है, चलिए, अब चौथा रीज़न ये है कि जो पास्ट में जो वैसे मैंने बोला ना कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के जो रिलेटेड सर्विस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि इसके कारण भी आज सर्विस सेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर बना हुआ है हमारी कंट्री में। ठीक है, अब प्रोडक्शन जो है इन सर्विसेज का वो भी राइज हो रहा है, जो भी उत्पादन भी तेज़ी से हो रहा है। जाहिर सी बात है, आज बहुत सारी कंपनी आईटी की और मतलब कोई भी सर्विस ले लो, आपको उसका जो भी सर्विस हो चाहिए वो उसका मतलब कोई ना कोई तो देने वाला मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके कारण उसका उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, अब उस सर्विस सेक्टर में भी एक असमानता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसमें एक असमानता है कि जो हर एक सर्विस, अगर सर्विस सेक्टर ये तो एक ओवरऑल नाम है। ठीक है, उसमें कई सर्विसेज होंगी, कई सेक्टर, उसमें भी कई सर्विसेज, लेकिन हर एक सर्विस अच्छे से इक्वली डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज होती है वो अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन जो छोटी छोटी सर्विस होती है, लोग छोटी छोटी सर्विस देते हैं, मतलब प्लम्बिंग काम हो, ठीक है, ऐसी सर्विस अच्छे से ग्रो नहीं हुई है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इंडिया में कई तरह के लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, एक जोर पे मतलब एक एंड पे क्या है कि जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, वो उस तरह की सर्विस लिमिटेड रहती है। ठीक है, और जो दूसरी तरह की छोटी छोटी सर्विसेज होती है, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन और प्लम्बर, जैसे मैंने बोला, ट्रांसपोर्ट पर्सन, उसमें बहुत ही बड़ा पोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का वो जिसमें एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये एक असमानता हुई ना कि जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम लोग जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो लिमिटेड नंबर में एम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, और जो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं वो जो सर्विसेज होती है वो थोड़ी छोटी सर्विसेज होती है, स्मॉल शॉपकीपिंग और रिपेयरिंग और ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, ये जो मतलब हाईली स्किल्ड वाला जो सेक्टर है वो ही एक ग्रो कर रहा है। ये जो सेक्टर था सर्विस में भी ये जो सेक्टर है छोटी छोटी सर्विसों का, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक असमानता हुई हमारी कंट्री में। ठीक है,
अब इंडिया के बारे में एक तथ्य ये भी है, ठीक है, कि हमारे उत्पाद के तीनों क्षेत्र है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी है, उसमें जो जीडीपी का शेयर है उन तीनों का, उसमें भारी बदलाव आया है, ठीक है। हिस्ट्री के रेफरेंस में देखें तो आज उसमें भारी बदलाव आया है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, एक ऐसा शिफ्ट नहीं देखा गया है एम्प्लॉयमेंट में। उसका उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या था कि एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा रोल था हमारी कंट्री में, ठीक है, जीडीपी में। लेकिन आज सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है जीडीपी में, लेकिन सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ी है। जितना शिफ्ट हुआ है जीडीपी के शेयर में, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये क्या हुआ, डिस्पेरिटी हुई, असमानता हुई, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर आज भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक है। उसका जीडीपी में शेयर कम हो गया, लेकिन उसमें भी आज भी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, उसमें ही काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी 1973 का और 2003 का डेटा है जो कंपेयर किया गया है, 1973 और 2000 का डेटा कंपेयर किया गया है। शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी देखिए, शेयर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि जो सर्विस सेक्टर का शेयर था, ठीक है, वो इतना था, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर का जो भी शेयर है आज तो इससे भी बढ़ गया है, ये 2003 का डेटा है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो बढ़ गया, जाहिर सी बात है बढ़ गया, ठीक है। मतलब इतने में से इतना बढ़ गया, ठीक है। और इसका अभी एम्प्लॉयमेंट में शेयर देखिए, जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसका इतना ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा एम्प्लॉयमेंट का शेयर, ठीक है। और आज भी एम्प्लॉयमेंट में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जो भी जीडीपी का शेयर है वो बहुत कम है, बहुत ही प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आज भी उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनी रही है। तो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जीडीपी में तो शेयर कम हो गया एग्रीकल्चर का, लेकिन उसमें आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनी रही है। इसका एक कंसिक्वेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ क्यों है ये मैं बताता हूँ कि इनफ जॉब क्रिएट नहीं हुए सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, अच्छे से पर्याप्त रोजगार सर्जित नहीं हुए हैं। उसमें डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो भी डेवलपमेंट हुआ वो कम लोगों के साथ डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इतनी ज़्यादा जॉब वो क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने बता रहा ना थी, इसका मतलब क्या है, जो डिस्पेरिटी थी वो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में से अब ज़्यादा लोगों को हटा देंगे, फिर भी उसका प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वर्कर से आर अंडर एम्प्लॉयड, मतलब जो श्रमिक है अल्प रोजगार है, ठीक है। अब 5 लोगों की जगह 10 लोग काम कर रहे हैं आज एग्रीकल्चर में, तो जो बाकी के 5 लोग हैं आप उनको हटा देंगे तो भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो ना जी, जो कि 5 लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड होंगे, अल्प रोजगार है, वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी काम था खेत में वो डिवाइड हो गया है, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। जो भी 5 लोगों के हिसाब में काम था वो 10 लोगों में डिवाइड हो गया है, कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हर कोई काम तो कर रहा है एग्रीकल्चर में जो है भी, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर, वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और इसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जो हमने देखी थी ना, जो क्लास 9th में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो पूरी शक्ति से काम नहीं कर रहे, उनका जितना योगदान होना चाहिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम क्या कर रहे हैं, जो 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 मतलब वो 5 लोग भी काम कर सकते हैं तो वो एक्स्ट्रा 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई मतलब पूरे पोटेंशियल से काम नहीं हुआ, तो ये इनको हम अंडर एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। लोग दिखते तो है काम करते हैं, लेकिन वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उनमें, कोई अच्छी उत्पादकता नहीं है उनकी, ठीक है। अब एवरीवन इज डूइंग वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, जैसे मैंने बताया कि वो हर कोई काम कर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से कार्यरत नहीं है, ये अल्प रोजगार की स्थिति है, ठीक है। लोग दिखते तो है काम करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता से काम करने के लिए, कम काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो लोग 5 लोग का काम 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी क्षमता से कम ही करते होंगे जो कि एक्स्ट्रा 5 लोग हैं, ठीक है। और प्रच्छन्न, इसे हम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट अदर सेक्टर में भी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हो ऐसा नहीं है, ये अदर सेक्टर्स में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में और छोटा छोटा कार्य करते रहते हैं, ठीक है, वो भी जो होते हैं वो
वो भी डेली एम्प्लॉयमेंट ढूंढते रहते हैं शहरी एरिया में, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर होती है, सर्विस सेक्टर में जो छोटे छोटे लेबर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, कोई छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट हो उनमें काम करते हो, ठीक है, वो भी एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं। पेंटर्स हो, प्लम्बर्स हो, रिपेयर पर्सनस हो, ये जो अजीब छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, उनको भी हम अंडर एम्प्लॉयड गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम तो हम क्वेश्चन आता है मन में कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करें, कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकती है, ठीक है। तो कंट्री क्या कर सकती है कि जो सेवा और बुनियादी ढांचे का जो विकास करना है, ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे कि नरेगा में क्या है, नरेगा जो एक्ट था ना, नरेगा 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। उसमें क्या है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, उनसे लोगों को रोजगारी मिलती है, ठीक है। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की ना गवर्नमेंट ने, कि 100 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है। अगर रोजगार ना मिला तो उनको भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। अब दूसरा रास्ता क्या है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, कि जो इंडस्ट्रीज हो उनको और इंडस्ट्रीज और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो उनको सेमी रूरल एरिया में स्थापित किया जाए, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि लोग, आप जो भी गाँव में काम करते हैं वो लोग आपको लेबर के तौर पे आपको इंडस्ट्रीज में और सर्विसेज में मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उदाहरण दिया गया है इसमें कि जो अगर अरहर और चिकपी जो पल्स क्रॉप्स होते हैं उसको उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे दाल मिल अगर स्थापित की जाए तो वो क्या हो सकता है कि उससे क्या हो सकता है कि उन फार्मर्स को भी काम मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, जो उनसे खरीदने और शहरों में बेचने के लिए दाल मिल स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, वो उस एरिया में, मतलब सेमी रूरल एरिया में, ठीक है। जो कोल्ड स्टोरेज है उसको भी स्थापित किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि जो आलू और प्याज जैसे उत्पादों को स्टोर करने पर मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब ये सब एम्प्लॉयमेंट का मामला है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, सर्विस भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में हनी कलेक्शन सेंटर्स भी ओपन किए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को इनकम बढ़ेगी और वो अपनी हनी को भी बेच सकेंगे, ठीक है, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी इस तरह से, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं, वेजिटेबल प्रोसेस करती है वो इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री की स्थापना भी हो सकती है, कहाँ जहाँ पे गांव हो, जहाँ पे एग्रीकल्चरल पूरा एरिया हो, ठीक है, रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, तो वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सकती है। उससे क्या होगा कि फूड का प्रोसेसिंग भी हो जाएगा और जो गांव के लोग हैं उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई ना इस तरह से, ठीक है। तो ये सब वेज है, मेथड्स है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के। मैं आपको एक तथ्य बता दूं भारत के बारे में कि जो 200 मिलियन चिल्ड्रन है आज भी हमारी कंट्री में स्कूल गोइंग एज के ग्रुप में, जी, कि वो इनकी एज इतनी है कि वो स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 66% स्टूडेंट्स ही बच्चे ही 66% बच्चे ही आज स्कूल में जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 66.66 मिलियन जितने बच्चे ही, सॉरी 2/3, इसका मतलब क्या हो कि 132 मिलियन बच्चे ही स्कूल जाते हैं आज, ठीक है। मतलब 1/3 आज भी काम करते हैं, ठीक है। तो उनका जब स्कूल में जाने का उनका एज होता है वो आज भी काम करते हैं, तो वो एक अच्छी कंडीशन नहीं दिखाता है, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन ने एक एस्टीमेट जो सर्वे किया था, स्टडी कंडक्ट किया था, उसमें कहा गया था कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब क्रिएट की जा सकती है अगर अच्छे से पॉलिसीज फ्रेम हो, ठीक है। अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहे, हमारी कंट्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमें भी ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सिस और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी रूरल एरिया में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सेम स्टडी में ये भी बोला गया था कि अगर टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, तो भी हम पर ईयर, एवरी ईयर 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आप ये मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना, डेवलपमेंट में का जो टॉपिक आता है उसमें, ठीक है। अब जो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन है कि ये अच्छे से ये जो भी एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट करना और हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करना, टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट करना, ये सब लॉन्ग टर्म
इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। वो अगर गवर्नमेंट ने आज किया कि हम टूरिज्म सेक्टर डेवलप करेंगे, तो ये कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा, उसके लिए साल लग जाते हैं, 4-5 साल, ठीक है। तो ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कि लोगों को आज थोड़े समय में उतने समय तक नौकरी मिल जाए, ठीक है, रोजगार मिल जाए। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने नरेगा एक्ट पास किया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो 2005 में पास किया गया था, एनेक्ट किया गया था, ठीक है। जो उसमें जो भी जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो उनको 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता था, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ना की जाए तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता था, बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हैं उनको, ठीक है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर हुआ कि इसको डायरेक्टली हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टूरिज्म सेक्टर और ये जब बातें थी उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाएगा, तब तो टाइम लग जाएगा, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए ये उपाय आजमाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। संगठित और असंगठित सेक्टर हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र का क्या मतलब है कि इनमें क्या होता है कि रोजगार की जो लॉज होते हैं, ठीक है, रोजगार की शर्तें होती है वो यूनिफॉर्म होती है, लोगों को कामों का जो रेगुलर वर्क मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा वो पंजीकृत होते हैं, ठीक है। उनको गवर्नमेंट, ये जो उद्यम होते हैं उनको गवर्नमेंट के नियमों और रेगुलेशंस का, रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होता है। वो विभिन्न कानूनों के जो भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ऐसे ऐसे एक्ट्स का उनको पालन करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो ये सब, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। वो उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे गवर्नमेंट बोले ऐसा एम्प्लॉयर्स को करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, रोजगार की एक सुरक्षा मिलती है उनको, ठीक है। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट को जैसे गवर्नमेंट बोले वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। उनको एक निश्चित घंटे की निश्चित संख्या के घंटे में ही काम करना होगा, ठीक है। और जो उनको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक पेड लीव और पेमेंट, जो वेकेशन में जो पेमेंट मिलता है वो, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युइटी, ठीक है। इन सब फैसिलिटीज़ का उनको लाभ मिलता है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता। इसमें स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और वो इसका बहुत ही बड़ा कैरेक्टर फीचर है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का उन पर कोई रूल्स रेगुलेशन वाला कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हो, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर कोई फ्रूट बेचने वाला कोई जो वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर, उसमें उस पर क्या कोई उसका एम्प्लॉयर नहीं है, उस पर कोई उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, जो भी पेड लीव और पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज है, ठीक है, उसका भी। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी नहीं, वो जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर और सभी सेक्टर में जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रेजेंट देखा जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जॉब्स जो होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी लो पेड होती है, रेगुलर नहीं होती, ठीक है। ओवर टाइम और पेड लीव का कोई, जो भी सिकनेस का जो लीव होती है उसका कोई प्रावधान नहीं होता, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित नहीं होता, उनका रोजगार सुरक्षित नहीं होता, लोगों को कभी भी कहा जा सकता है कि निकल जाओ तुम, ठीक है। तो वहाँ अगर वो कभी काम कम हुआ, ठीक है, कोई सीजन में काम कम हुआ तो लोगों को निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयर जो होता है उसके दिमाग पे आधारित रखता है। अगर एम्प्लॉयमेंट को ऐसा लगे कि इसको निकाल देना तो वो निकल भी सकता है, ठीक है। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ पे कोई नीति नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब असंगठित क्षेत्रों के वर्कर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम असंगठित क्षेत्र में, जैसे मैंने बोला ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रेजेंट पाया जाता है। ये कैसे होता है, देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो भी ऐसी कुछ नीतियाँ अपनाते हैं जो टैक्सेस को रिफ्यूज कर सकते, मतलब वो लूप होल्स फाइंड कर लेते हैं जो भी नीति नियम होते हैं उसमें, और इस तरह से वो नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। वो अनऑर्गेनाइज मतलब वर्करों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते और वो किसी भी एक लूप होल फाइंड करके
इस तरह से बर्ताव करते हैं, वो टैक्सेस नहीं भरते अच्छे से, ठीक है। जो लॉज जो बनाए गए हैं प्रोडक्ट जो लेबर के लिए, ठीक है, लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए गए उनको फॉलो नहीं करते, या लूप होल्स फाइंड कर लेते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के बचने के लिए। वो अपने आप तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन वो बर्ताव अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कर रहे हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ, इससे क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वर्करों को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का काम लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो पुश होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्क लेने के लिए। छोटे छोटे वर्क वो फिर स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से क्या होता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको उचित वेतन नहीं मिलता है, इसका वजह से उसका कोई रूल्स रेगुलेशन तो होता नहीं है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अर्निंग्स भी इनकी लो होती है और जॉब भी कोई सिक्योर नहीं होती, उनका कोई इतना अच्छा बेनिफिट नहीं होता अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, ठीक है। अब लार्ज जैसे कि पहले हमने कॉमन चीज़ एक देखी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रेजेंट है, उसी तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी लोगों की जॉब लॉस होते हुए हम आज देख रहे हैं। जो हम बोलते हैं ना कि उसको फायर कर दिया, ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोगों की जो जॉब्स होती है वो लूज होती है, ठीक है। तो उसका भी ये भी एक रीज़न है प्रोटेक्शन का कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये है कौन, ये जो लोग हैं, जो वल्नरेबल पीपल हम बोलते हैं कि ये जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये है कौन? रूरल एरिया में ये लोग कौन है कि जो छोटे छोटे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, और जो बटाईदार और कारीगर, मतलब छोटे छोटे काम करते हैं जिसका कोई मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट तो हम नहीं कह सकते, तो रेगुलर वर्क नहीं कह सकते, ठीक है, सीजनल वर्क होता है, ये लोग। और अर्बन एरिया में क्या कौन से लोग होते हैं कि जो स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज होती है जिसमें लोग वर्क करते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के कैजुअल वर्कर्स होते हैं, वो जैसे मैंने बताया था ना कि मानसून में तो उसमें कम काम रहता है, ठीक है, तो उसमें उनको कोई अच्छा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, उस सीज़न में। तो ये छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, वो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के जो स्ट्रीट वेंडर्स, ये जो छोटे छोटे काम करते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अर्बन एरिया में, ठीक है। और जो हम मेजोरिटी जो हम अगर हम सोशल कंपोजिशन में देखें, जो स्केड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, और स्केड्यूल जो SC ST बोलते हो, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, वो भी सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इनके हिसाब से भी इन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स लेनी पड़ती है, उनको भी अच्छी अच्छी जॉब्स चाहिए, लेकिन वो कुछ रीजंस होते हैं, इकोनॉमिक रीजंस, जियोग्राफिकल रीजंस, कल्चरल रीजंस, इसके कारण वो ऐसी जॉब्स अच्छी नहीं ले पाते, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है, ठीक है। और इरेग्युलर जो उसमें इरेग्युलर लो पेड वर्क ही होता है, ठीक है, अनियमित होता है और कम वेतन वाला काम होता है, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, वो SC ST के लोगों को हम देखते हैं, ये रियलिटी है आज भी हमारी कंट्री की, ठीक है, जिसको दूर करने के लिए सरकार को अभी आगे कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो ये सब मतलब ओवरऑल रीजंस है कि इनके कारण जो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, उनको अच्छी अच्छी जॉब मिले, उनको अच्छा वेतन मिले, उनकी भी, वो भी भारत के नागरिक है, ठीक है। तो इसी कारणों से उनका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है, उनका प्रोटेक्शन है वो नेसेसरी है, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से भी, और सामाजिक विकास जो सामाजिक डेवलपमेंट हम कब कह सकते हैं कि उनके साथ अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि उनका सोशल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और इकोनॉमिक मतलब उनको अच्छा वेतन मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि उनका भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पहलू है उनके डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, और अब हम सेक्टर्स की अब एक और क्लासिफिकेशन आता है सेक्टर का, जो पहला था वो टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे मैंने बोला। अब ये ओनरशिप के मामले में भी इसका जो दो मतलब टाइप होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर का क्या है कि ये इसमें जो सभी एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट की मालिकी के होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑन किए जाते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकृत करने का, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन होता है इस तरह से, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट
जो अधिकांश संपत्ति का मालिक है सरकार, ठीक है, और सभी सेवाएं भी सरकार देती है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जो एसेट्स है और सर्विसेज है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी के हाथ में है, ठीक है, निजी व्यक्ति और कंपनियों के हाथ में होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का जो एक्टिविटी होता है उनका मोटिवेशन प्रॉफिट कमाना होता है, सिंपल बात है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होता है पब्लिक सेक्टर का, उनका प्रॉफिट तो होता है, उनको भी रेवेन्यू तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, उनका कुछ अलग भी होता है कि गवर्नमेंट मनी जो होती है वो टैक्सेस के थ्रू अपना मनी रेवेन्यू जनरेट करती है, और उसको जो सर्विस देती है गवर्नमेंट, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सब सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है वो ये पैसा जो गैदर हुआ उसमें से वो उसमें एक्सपेंस करके वो हमें सर्विस पहुंचाती है। अब गवर्नमेंट क्यों सर्विस देती है, गवर्नमेंट इसके लिए क्यों खर्च करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इसलिए खर्च करती है कि देखिए ऐसी कई सर्विस है जो कंट्री को एज ए होल चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं, पूरे कंट्री को चाहिए, ठीक है। अब इतने पूरे कंट्री को प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं दे सकता उचित कीमत पे, ठीक है, सस्ते में प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। अगर मतलब पहले तो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। अगर मान भी लीजिए कोई इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे कंट्री में उसको कम्युनिकेशन की सर्विस देनी है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम ही करो, तो वो क्या करेगा, वो चीपली नहीं दे पाएगा, रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं दे पाएगा, ठीक है। वो उसका अपना भी प्रॉफिट का जो मोटिव होगा वो भी होगा, और अपना जो उनको भी खुद को भी ये महंगा पड़ेगा, तो वो कंट्री में भी महंगा सर्विस देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट होती है वो ऐसी जो एसेंशियल सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट कंट्री में स्पेंड करके गवर्नमेंट कंट्री को में लोगों तक पहुँचाती है, ठीक है। तो इन सर्विसेज का क्या होता है कि उसमें लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए, बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है जो निजी कंपनियों की क्षमता से बाहर रहती है, ठीक है। इसलिए और साथ ही साथ जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे कि टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब टैक्सेस होते हैं, उनको इकट्ठा करना आसान नहीं होता। मतलब हमारी बड़ी पॉपुलेशन को आप देखो तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर जो प्राइवेट कंपनी होगी ये ऐसा करेंगी भी तो वो भी हायर रेट चार्ज करेंगी, ठीक है, उनको अपना पे प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। जो हम एग्जांपल दूँ आपको कि जो कंस्ट्रक्शन और रोड है, ब्रिजेस है, रेलवेज है, हार्बर्स है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट क्यों देती है, क्योंकि वो ही दे सकती है, उसकी ही इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी कंट्री में दे सके, ठीक है। प्राइवेट, अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हम बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा नहीं होगा, वो फेज्ड मैनर में होगा, ठीक है। चलिए, जो अगर अब कुछ गतिविधियां है उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब जैसे मैंने बोला ना कि हर कोई चीज़ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो भी जो प्राइवेट सेक्टर जो हम बोलते हैं प्रोडक्शन और बिजनेस कर रहा है वो उन गवर्नमेंट का सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर प्रोत्साहित नहीं करती तब तक ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना उत्पादन या व्यवसाय नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी गतिविधियों को सरकार को समर्थन करना पड़ता है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, वरना वो प्राइवेट सेक्टर अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी इसका उदाहरण, ठीक है। जैसे कि अगर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉफिट का मोटिव अगर गवर्नमेंट का हो गया तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको भी हायर रेट पे, जो हायर कॉस्ट पे बेचेगी गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल यूनिट है उनको बंद होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट इसमें यहाँ जो कदम उठाती है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ स्टेप इन कर दिए, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूसिंग का ये सप्लाइंग का जो रेट होता है वो कंट्रोल करती है, इंडस्ट्री को अफोर्ड हो इस तरह से वो हिस्सा वहन करती है। मतलब वो एक जो टोटल कॉस्ट होती है, वो जो ज़्यादा कॉस्ट होती है उसमें से एक पार्ट वो अपने पर ले लेती है, वो अपने हिस्से से वहन करती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हर कोई जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हो, बड़े स्केल वाले यूनिट हो, उन सबको अपना प्रोडक्शन करने का मौका मिले, ठीक है। चलिए, जो और कई एक्टिविटी ऐसी है जो इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि पूरे कंट्री का कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सब गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को इस पे खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्च नहीं किया तो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं बनेगा, जैसे कि हमने 9th की NCERT में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज होती है, इस पे गवर्नमेंट को कंपलसरी स्पेंड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन एक एग्जांपल है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल सर्विसेज है, इनको गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए,
और ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को भी गवर्नमेंट को अटेंशन देना चाहिए, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, पुअर के लिए जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो, फूड और न्यूट्रिशन, इन सब पे भी गवर्नमेंट को, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, ठीक है, इन पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो भी और भी एक ड्यूटी है कि जो पुअरेस्ट है, जो बहुत ही गरीब है, ठीक है, जो और इग्नोर्ड रीजन है, जो 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 अपेक्षित क्षेत्र है कंट्री के, ठीक है, कई सेक्शन हमारी कंट्री में आज भी ऐसे हैं जो बहुत ही पुअर है, ट्राइबल लोग, और कोई फॉरेस्ट वाले रीजन होते हैं जो इग्नोर्ड रीजन्स होते हैं डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखा जाए, तो उनका भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, उन पर भी स्पेंडिंग करके गवर्नमेंट को उनको भी आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। हमने आज डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट्स पढ़े, ठीक है। अभी आगे की लेक्चर में अभी हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमारा आज तो हमने पहला दो लेक्चर ही आज तो हमने पहला दो जो भी लेसन्स था वो क्रिएट किए, वो कंप्लीट किए, जो डेवलपमेंट का पार्ट था, और जो दूसरा हमारा लेक्चर था सेक्टर्स थे जो इकोनॉमी के, वो उसमें हमने कंपैरिजन और ये सब देखा, मतलब इंडिया की जो करंट कंडीशन है वो देखी, ठीक है, इन सब को देखा। अब आगे के लेक्चर में हम 10th के जो बाकी के 3 चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।